फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं थायराइडाइटिस के बारे में, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। देखिए, आप सब जानते हैं थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक के सामने, विंड पाइप के सामने होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। जो कितना हार्मोन कब कब सिक्रीट होना है उसका सारा कंट्रोल जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन करता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें से दो किस्म के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कैल्सिटोनिन और थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन भी आगे दो किस्म का होता है, एक T3 हार्मोन और एक T4 हार्मोन। सेल के अंदर जाके शरीर के सारे सेलों में जाकर ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। जहाँ T3 हार्मोन एक्टिव हार्मोन है और T4 जो है वो कन्वर्ट होता रहता है T3 हार्मोन में। तो इस प्रकार से ये मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के मेंटल डेवलपमेंट में, शारीरिक के डेवलपमेंट में इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। अब देखिए, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जब स्वेलिंग आ जाएगी तो पेशेंट में वैसे सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को गर्दन में, थायराइड रीजन में दर्द रहने लग जाता है। वो दर्द छाती की तरफ भी जा सकता है, गर्दन की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी जाता है, कानों की तरफ भी जा सकता है। सांस लेते वक्त भी और खाना खाते वक्त भी यहाँ दर्द हो सकता है। वो हाथ लगाते हुए एक साइड में भी या दोनों साइड में दर्द हो सकता है। उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती भी रह सकती है या घटती भी जा सकती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं, ये एक आम तौर पे पेशेंट जो है डॉक्टर के पास इस वजह से जाता है, या एक दो दिन पहले बुखार आया हुआ है और उसके बाद ये ग्लैंड जो स्वेलिंग आ जाती है और उसमें फिर दर्द होने लग जाता है। और उसके साथ किस फेज में डॉक्टर के पास वो गए, वैसे लक्षण फिर पेशेंट में देखे जाते हैं। शुरुआत की फेज में जिस समय ये स्वेलिंग आ जाती है, शुरू के दिनों में क्या होता है कि ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये फॉलिकल्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। उस फॉलिकल के चारों तरफ जो एक ल्यूमन, उस फॉलिकल में ल्यूमन होता है, उसके चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिसकी में से ये थायराइड हार्मोन वहाँ पर स्टोर रहता है। तो जिस समय ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो जो सेल हैं वो वीक हो जाते हैं, उनकी बाइंडिंग फोर्स कम हो जाती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो थायराइड हार्मोन उनसे लीक आउट हो जाता है और वो फिर जितनी हमारे शरीर में ज़रूरत थी उससे ज़्यादा वो शरीर में आ जाएगा। तो फिर जो है हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उनका दिल बहुत घबराता है, उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करता है, रात को नींद नहीं आती है, इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, भूख बहुत लगने लग जाती है, परेशान हो जाते हैं। शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे किसी गरम गरम 24 घंटे लगता है। पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो ये लक्षण जो है इसको हम थायराइड टॉक्सिक फेस कहते हैं कि ये हार्मोन वहाँ से स्क्रीट होकर सारी बॉडी में एक्स्ट्रा में चला गया, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बॉडी का बढ़ गया। तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम ऐसे पेशेंट में थायराइड टॉक्सिक फेस में आते हैं। अब देखिए, जब वो वहाँ से सारा लीक किया, ऊपर लीक हो गया हार्मोन और ऊपर से जो हार्मोन वो बना नहीं, वो अभी तैयार नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं कि शरीर में हार्मोन की कमी हो गई। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, शरीर सुस्त रहने लग जाता है, नींद बहुत आती है, फटीग बहुत हो जाता है, शरीर में वीकनेस बहुत आ जाती है, कब्ज रहने लग जाती है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत ड्राउजी फील करते हैं, शरीर की स्किन भी जो है वो भी खुश्क हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सिम्टम फिर हाइपोथायराइडिज्म में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो पहले, जिसे हमने थायराइड टॉक्सिक फेस कहा, अब जो है हाइपोथायराइड फेस आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों में ये रिकवरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फिर नॉर्मल आ जाते हैं और इस प्रकार से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोगों को फिर वो क्या होता है, वो रिकवरी नहीं हो पाती, इन्फ्लेमेशन से पूरा जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक नहीं हो पाता और वहाँ पर फिर हार्मोन जो है नॉर्मल मात्रा में नहीं बन पाता, ये बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं। तो फिर वो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण पैदा हो जाते हैं जो मैंने आपसे अभी चर्चा की। तो उन्हें फिर ताउम्र दवाई खानी पड़ती है। उसमें फिर जो एम्प्टी स्टमक थायरक्सिन की टैबलेट अलग से वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस डोज में वो देनी। तो वो फिर इस प्रकार से ये सारा थायराइडाइटिस की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, बात करते हैं ये हो कैसे जाता है।
देखिए होता क्या है कि ये हमारे शरीर में किसी किसी में तो पूरी फैमिलीज में जनरेशन बाय जनरेशन इस प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बनती है। तो होता क्या है कि इसमें हमारा शरीर जो है उसमें एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो इस थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में काम करने लग जाती हैं। वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उस एंटीबॉडीज वो इसी ग्लैंड को इन्फ्लेम्ड कर देता है, स्वेलिंग ला देता है, पेनफुल बना देता है और वहाँ से थायराइड हार्मोन स्क्रीट हो जाता है। तो एक कंडीशन ये होती है जिसमें एंटीबॉडीज की वजह से थायराइड के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडीज की वजह से ये थायराइड ग्लैंड काम करता है। या किसी किसी केस में क्या होता है, दर्द नहीं होता लेकिन बाकी स्वेलिंग वगैरह और सारे सिम्टम वही होते हैं, लेकिन वो पेनलेस थायराइडाइटिस भी देखी जाती है कि उसमें दर्द नहीं होगा लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स आते हैं। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद में लेडीज़ में ये हार्मोन जो जो हैं उनमें विकार आ जाता है, क्योंकि जो थायराइड एंटीबॉडीज़ जो हैं उस थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में उनमें भी बन जाती हैं। तो ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो जिनका कैंसर का इलाज चल रहा होता है, रेडियोथेरेपी की किरणें अगर पड़ जाएं या कहीं किसी भी वजह से, चाहे नेक में कैंसर हो या हेड में है या किसी भी वजह से अगर वो रेडियो एक्टिव किरणें वहाँ पे टकरा गई तो वहाँ पर फिर वो इन्फ्लेम्ड भी कर सकती हैं और उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है। या हाइपरथायराइडिज्म के इलाज में इन्फ्लेमेशन आ सकती है, इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, उससे वो पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में भी जा सकते हैं। या फिर देखिए कुछ ऐसे डायग्नोसिस करने होते हैं, रेडियो आयोडीन अपटेक के लिए करते हैं इस थायराइड फंक्शन टेस्ट करने के लिए, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन पेशेंट को ये जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ सकती है। या कुछ ऐसे केमिकल खा लिए गए या कोई ऐसे टॉक्सिक पदार्थ खा लिए गए तो उसकी वजह से भी थायराइड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन बन सकती है। या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उस वो तीनों फेसिस में वो पेशेंट को गुजरना पड़ता है। अब बात करते फिर देखिए कुछ ऐसा होता है, वायरल इन्फेक्शन हुआ, मान लो एक दो दिन के लिए बुखार आया और उसने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ला दी उस वायरस ने, तो उसकी वजह से भी थायराइडाइटिस हो जाती है। या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ और वो ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड में जाके ट्रिकल कर गया, रुक गया, तो वहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन कर देगा, स्वेलिंग ला सकता है, पस ला सकता है या इस प्रकार की बहुत सारी और परेशानियाँ बन जाती हैं। तो उससे भी ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी थायराइडाइटिस हो सकती है। या कोई चोट लग गई, ट्रॉमा पहुंच गया किसी भी वजह से, तब भी ये ग्लैंड जो है स्वेलिंग हो सकती है और उसमें सूजन आ जाती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं इस प्रकार से यो लक्षण भी मैंने आपसे चर्चा करी और मैं आपने आपसे ये क्या क्या कॉजेज़ हैं या कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इस प्रकार से ये थायराइडाइटिस होती है। अब देखिए बात करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए टेस्ट क्या कराते हैं। देखिए एक तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, T3 T4 TSH का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आमतौर पे TSH का लेवल तो कम वेरी करता है, लेकिन T3 T4 जो है ये जैसी जैसी कंडीशन होती है थायराइड ग्लैंड की वैसे वो उसमें प्रेजेंटेशन डॉक्टर को मिलती है और उस पर वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन से फेस में पेशेंट है। इसके अलावा फिर एक ESR टेस्ट कराया जाता है, इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉपलर टेस्ट कराया जाता है, TPO टेस्ट कराया जाता है कि थायराइड के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कितनी बनी हैं उसका टेस्ट कराया जाता है। एक TRAB टेस्ट होता है वो कराते हैं डॉक्टर्स। या रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है कि वो करा के देखा जाता है कि इसमें आयोडीन जो लेता वो उसमें एब्जॉर्ब होती है थायराइड ग्लैंड में, तो वो देख लिया जाता है कि ये हाइपर थायराइडिज्म फेस में है, हाइपोथायराइडिज्म फेस में है, या और कोई टॉक्सिक गॉइटर है, या और कोई कैंसर का तो रोग नहीं बन रहा। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट जांचें हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन में पेशेंट लैंड किया है। अब बात करते हैं कि इसका आखिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए बेसिकली ये थायराइडाइटिस जो होती है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, ये अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे लक्षण पेशेंट में देखे जाते हैं उसी के अनुसार फिर दवाई दी जाती है, जिसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो देखिए अगर उसको दर्द बहुत है तो
दर्द की दवाई देते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कि कौन सी दवाई देने हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कहीं से दमे का रोग तो नहीं, इसे कोई डायबिटीज़ का रोग तो नहीं, या कोई ब्लड प्रेशर का रोग तो नहीं, तो उसके अनुसार वो फिर दवाई सेट करते हैं कि कौन सी पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन रहेगी। अगर उसे घबराहट होती है इसलिए भी वो फिर दवाई दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, या और डॉक्टर सारी जांच करके पता लगाते हैं कि कौन सी दवाई इस पेशेंट के लिए, इसकी घबराहट दूर करने के लिए वो दी जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, हाइपरथायरॉयड जो ये थायराटॉक्सिक फेस में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, पेनफुल भी बहुत हो गया, घबराहट भी बहुत हो गई, पल्स रेट भी बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उसकी रिदम डिस्टर्ब हो गई, तो उसके लिए कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए पेशेंट और कहीं हार्ट फेलियर में ना चला जाए, तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स जो हैं स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, वो डोज सेट करते हैं, उसको टेपरिंग डोज दी जाती है और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब देखिए जो हाइपोथायराइडिज्म फेस में है, फिर उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं कि कौन सी दवाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसके बार बार टेस्ट कराया जाता है कि अगर उसमें ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, सपोज़ का बॉडी वेट बहुत बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया, उसको सुस्ती बहुत आ रही है, स्लीपीनेस बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा है, तो फिर कुछ समय के लिए डॉक्टर्स दवाई दे भी सकते हैं। वो डॉक्टर्स का डिसीजन होता है कि इसे हमने दवाई कब तक देनी है, कितनी दवाई देनी है। कुछ लोगों को तो फिर ये लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। उसका रीज़न है कि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो रीजनरेट नहीं कर पाता, वो सही ढंग से नहीं दोबारा उसी नॉर्मल स्थिति में आ पाता, तो उसके लिए फिर लाइफ लॉन्ग भी दवाई दी जाती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये जो बीमारी है 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप रिकवर कर जाती हैं, स्वेलिंग्स जो एंटीबॉडीज़ का जो रिएक्शन हुआ था वो सबसाइड कर जाता है और पेशेंट लगभग सभी ठीक हो जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया। संसार में ऐसे बहुत से मरीज होंगे जो थायराइडाइटिस से सफ़र कर रहे होंगे, तो इस वीडियो से उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थायराइडाइटिस का जो रोग है ये स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जैसे जैसे सिम्टम्स आते हैं उसमें अनुसार फिर डॉक्टर्स दवाई दे देते हैं। और आम तौर पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमें दवाई, हम ठीक भी हो गए, कि क्या हमें और टेस्ट कराने चाहिए। एक दो बार हर 3 महीने के बाद आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, T3 T4 TSH का टेस्ट कराते रहें, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि थायराइड के फंक्शंस बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, थायराइड नॉर्मल मात्रा में बन रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ठीक चल रहा है। अगर ये नॉर्मल रेंज में आते हैं तो फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। आपके अगर फ्रेंड सर्कल में किसी को भी थायराइडाइटिस है उसके साथ ये नॉलेज शेयर करिएगा, तो आपको और उनको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपा करके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।